अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम बात करेंगे लीनियर अलजेब्रा की कुछ एप्लीकेशंस की। और एप्लीकेशंस बताने का मकसद ये है कि आपने अब थ्योरी सीख ली होगी और ऑपरेशंस अप्लाई करना सीख लिए होंगे बेसिकली, मगर अब इनको देखना है कि हम रियल लाइफ या रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस में इनका कहाँ यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली स्टार्ट करने से पहले थोड़ा-सा बता दूँ कि मैं कोई बहुत ज़्यादा इनके ऊपर डीप या इनकी लॉजिक में नहीं जाऊँगा, या मैं आप लोगों को उसके अंदर जो ऑपरेशंस हो रहे हैं मैट्रिसेस के वो नहीं समझाऊँगा। बिकॉज़ इस वीडियो के पीछे असम्पशन ये है कि आपको उन कॉन्सेप्ट्स का पता है। तो ये वीडियो बेसिकली टच करेगी सिर्फ़ और सिर्फ़ एप्लीकेशंस, और उन एप्लीकेशंस में लीनियर अलजेब्रा अप्लाई किस तरह हो रहा है बेसिकली। तो बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं, टेक्निकली ऑब्वियसली एग्ज़ॉस्टिव लिस्ट नहीं दे सकते, मगर मैंने 3 एप्लीकेशन जैसी चूज़ की हैं, जो थोड़ी मेरे हिसाब से डाइवर्स हैं, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा बहुत आइडिया दे देंगी कि लीनियर अलजेब्रा हम कहाँ-कहाँ यूज़ करते हैं। इसमें से पहली एप्लीकेशन होगी जो कि हम क्रिप्टोग्राफ़ी या मैसेज एन्क्रिप्शन डिक्रिप्शन को बोलो उसको, उसमें यूज़ करेंगे। दूसरी फिर हम जंप करेंगे एक एप्लीकेशन जिसमें हम कंप्यूटर ग्राफ़िक्स में लीनियर अलजेब्रा की एप्लीकेशन देखेंगे। और आखिर में एक थोड़ा-सा कॉम्प्लिकेटेड होगा लेकिन काफ़ी इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन है मशीन लर्निंग की, जिसमें हम देखेंगे कि लीनियर अलजेब्रा के कॉन्सेप्ट्स हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्रिप्टोग्राफी से। तो लेट्स से हमारे पास कुछ अल्फ़ाबेट्स हैं, राइट पे आपको स्क्रीन के दिख रहे होंगे। तो सिम्प्लिसिटी के लिए मैंने लिख दिए ए, टी, एच, सी और स्पेस। तो आपका पूरा स्पेक्ट्रम हो सकता है 26 के 26 अल्फ़ाबेट और 9 नंबर, व्हाटएवर। तो एज़ लॉन्ग एज़ आप एक कोई भी अल्फ़ाबेट सेट डिफ़ाइन कर रहे हैं, चलेगा। जब आपने एक बार वो अल्फ़ाबेट सेट डिफ़ाइन कर दिया, तो अगला काम आप ये करेंगे कि उसके हर लेटर को, इस केस में ए, टी, एच, सी और स्पेस को 0 से लेके वो जो मैक्सिमम नंबर सीरियल में जा सकता है, कोई एक नंबर असाइन कर देंगे। ज़रूरी नहीं है ऑर्डर में करें, किसी को कोई भी दे सकते हैं आप। तो इस केस में ए को मैंने 1 दे दिया, टी को मैंने 2 दे दिया यहाँ पे, एच 0, सी 3 और स्पेस 4। तो आप अपनी मर्ज़ी से कुछ भी दे सकते थे इसको। बट लेट्स से आपके पास एक अल्फ़ाबेट का सेट है जिसके साथ जिसको आपने मैप कर दिया है नंबर्स। और लेट्स से आपके पास एक सीक्रेट मैट्रिक्स है, जिसको मैं कहता हूँ के, और के इज़ फॉर की, फॉर एग्ज़ाम्पल चाबी। और मैं ये चाहता हूँ कि मैं सेंडर और मेरा कोई दोस्त है रिसीवर, हम दोनों आपस में मैसेजेस एक्सचेंज करें, लेकिन वो मैसेजेस एन्क्रिप्टेड हों। तो बीच में अगर कोई वो मैसेजेस इंटरसेप्ट कर ले तो उसे पता ना चले कि ये मैसेज क्या है। तो उसके लिए मैं एक मैट्रिक्स डिफाइन करूँगा के, जिसको मैं बोलूँगा की। और ये याद रखना वैसे कि 3 बाय 3 मैट्रिक्स मैंने एग्ज़ाम्पल में डिफाइन किया है, बट इट कुड बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स। मतलब कोई भी 4 बाय 4 हो सकती है, 5 बाय 5 हो सकती है। बट उसका एक बस रूल है कि वो जो जो भी मैट्रिक्स तुम चूज़ करोगे उसे इनवर्स एक्सिस्ट करना चाहिए, मतलब के इनवर्स शुड एक्सिस्ट। अगर के इनवर्स एक्सिस्ट नहीं करता तो फिर इश्यू होगा। क्यों होगा वो हम आगे चल के, वो तो ख़ैर अभी क्लियर हो जाएगा। तो लेट्स से मुझे एक मैसेज सेंड करना है जिसका कंटेंट है थैच स्पेस चैट स्पेस, और मुझे ये एन्क्रिप्ट करके सेंड करना है। तो सबसे पहले मैंने जो स्कीम यहाँ पे डिफ़ाइन की है, हर लेटर के बदले नंबर, मैं इस मैसेज को उन नंबर्स में कन्वर्ट कर दूँगा। तो जैसे इस केस में THA देख लो, T जो है वो 2 है, H जो है वो 0 है और A जो है वो 1 है। तो 2, 0, 1 इस तरह यहाँ पे एंड सो ऑन। तो पूरा मैसेज मैंने क्या किया, सिंपली जो स्कीम बताई थी उसको नंबर में कन्वर्ट कर, और फिर मैं उस मैसेज को उठा के लिखूँगा एक मैसेज मैट्रिक्स में, जिसको मैं बोलता हूँ M। और मैं उसको किस तरह लिखूँगा, मैं उसके कॉलम्स पहले भरूँगा। तो जैसे 201 है तो 201 पहले कॉलम में आया, 230 दूसरे में आया एंड सो ऑन। 3 रोज़ क्यों भरी मैंने? क्योंकि मुझे इवेंचुअली इस के मैट्रिक्स को इस m से मल्टीप्लाई करना है। तो अगर इसके 3 कॉलम्स हैं तो मुझे m की 3 रोज़ चाहिए, वरना मल्टीप्लिकेशन नहीं हो पाएगी। तो अगर ये 4 बाय 4 मैट्रिक्स होती तो मैं पहले कॉलम में 4 एंट्रीज़ भरता, तो ये 2012 होता। दूसरा कॉलम जो है फिर 3043 होता, और जो तीसरा कॉलम है वो 0124 होता एंड सो ऑन। तो 5 बाय 5 होती तो फिर पहले कॉलम में 5 एंट्रीज़ आती। मतलब समझ गए होगे तुम लोग। तो बेसिकली हमने करना क्या है कि हमें इस मैसेज को एन्क्रिप्ट करना है। एन्क्रिप्ट करने के लिए हम सिंपली क्या करेंगे, हाँ, ऑब्वियसली कि हम डिस्कस कर चुके हैं कि के को स्क्वायर मैट्रिक्स। तो एन्क्रिप्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम सिंपली अपनी की जो मैट्रिक्स हमारे पास है के, इसको हमारे मैसेज से मल्टीप्लाई कर देंगे।
और मल्टीप्लाई करने में ऑब्वियसली ये नंबर्स जो हैं, जो नए नंबर्स बनेंगे वो ऑब्वियसली ये जो मैक्सिमम रेंज है इस केस में 4, उससे बाहर जाएंगे। तो उनको 0 से 4 के बीच में वापस लाने के लिए हम मॉड्यूलस करेंगे 5 से। 5 क्यों कर रहे हैं? क्योंकि 5 अल्फ़ाबेट्स हैं। अगर आपके पास उससे ज़्यादा होंगे, जैसे ऑल कंप्लीट सेट ऑफ अल्फ़ाबेट्स है, तो 26 अल्फ़ाबेट होंगे और स्पेस होगी 27, तो आप मॉड 27 लेते हो उस केस में। इस केस में 5 अल्फ़ाबेट्स हैं, तो हम इसलिए मॉड 5 लेंगे। और मैं इसकी डिटेल्स में नहीं जाऊँगा कि इससे कंसिस्टेंसी क्यों इसकी ख़राब नहीं हो रही, लेकिन मॉड 5 लेने के बाद भी हमारे रिज़ल्ट्स पे टेक्निकली कोई असर नहीं पड़ेगा, सिंपल एज़ दैट। तो आपके पास एन्कोडेड मैसेज आया E इज़ इक्वल्स टू K टाइम्स M, तो आपने K मैट्रिक्स ली की और उसको मल्टीप्लाई कर दिया मैसेज से, M से, और एक मैट्रिक्स आपके पास फाइनल आंसर आएगा जिसका फिर आप मॉड 5 लोगे, तो एक नई मैट्रिक्स आ जाएगी E। ये E क्यों रखा है मैं नाम? क्योंकि E इज़ फॉर एन्कोडेड, एन्क्रिप्टेड मैसेज है ये। और इसको जब मैं ट्रांसलेट करता हूँ 013 को, तो 013 बनता है H, A और C। ये हैक आपको दिख रहा है और इस तरह ये पूरा चल रहा है। तो बेसिकली आपका मैसेज था क्या? हैच स्पेस चैट स्पेस, और ये बन गया हेक्टा स्पेस एक्टा। और ये मैसेज आप क्या करोगे? ये मैसेज आप ट्रांसमिट कर दोगे एज़ अ सेंडर। तो रिसीवर को जब वो मैसेज मिलेगा तो उसे पता है कि यार ये K टाइम्स M है। तो अगर मुझे वापस से M चाहिए तो मुझे सिंपली क्या करना है? K इनवर्स ऑफ दिस लेना है। और इससे हमें क्लियर होता है कि वो मैट्रिक्स स्क्वायर की होनी चाहिए, क्योंकि इन्वर्स स्क्वायर मैट्रिक्स का एग्जिस्ट करता है, और उस मैसेज को मैंने डिस्कस किया था कि उस मैसेज का इन्वर्स होना चाहिए, क्योंकि इन्वर्स नहीं होगा तो फिर ये वाली के इन्वर्स की ऑपरेशन नहीं हो सकती सिंपली। तो जो रिसीवर है वो क्या करेगा? वो सिंपली उस के इन्वर्स से आपके इनकोडेड मैसेज को मल्टीप्लाई कर देगा। और इन शॉर्ट हो क्या रहा है? ये के इन्वर्स और के जो है वो सिंपली क्या कर रहा है? वो इन दोनों ऑप्शंस को कैंसिल आउट कर रहा है, इसको आइडेंटिटी में कन्वर्ट कर रहा है, तो आपके पास ओरिजिनल मैसेज वापस आ जाएगा। तो इसमें जो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन का, अब इस के को आप कितना कॉम्प्लिकेटेड बनाते हो, उसके ऊपर मजीद क्या लेयर्स लगाते हो, वो आपके ऊपर है, जिस तरह से चाहो प्रोजेक्ट्स बना लो। मगर ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है जिससे बेसिकली सिंपल मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है और इन्वर्स का कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहा है, बट इससे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन बन रही है कि आप जो है वो मैसेजेस कम्युनिकेट करते हुए, चाहे बीच वाला बंदा मैसेज इंटरसेप्ट भी कर ले, जब तक उसके पास ये के मैट्रिक्स नहीं होगा, की मैट्रिक्स जो कि सिर्फ सेंडर और रिसीवर को पता है, तो वो कभी भी आपका मैसेज नहीं पढ़ पाएगा। और इम्पोर्टेंट बात इस पूरे में बस यही है कि जो भी आप की मैट्रिक्स यूज़ कर रहे हो, उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करना ज़रूरी है। ये थी पहली एप्लीकेशन। अब हम चलते हैं सेकंड पे। कंप्यूटर ग्राफिक्स में बेसिकली हम मैट्रिसेस यूज़ करते हैं इन अ वेरी नटशेल ऑब्जेक्ट्स को ट्रांसफॉर्म करने के लिए। तो क्या मतलब है? बहुत सारे ऑपरेशंस हैं जो कि हम स्क्रीन के ग्राफिक्स पे करवा सकते हैं। तो इस केस में हम 2D ग्राफिक्स अज़्यूम कर रहे हैं। हमारा स्क्रीन 2D है तो हम एक्स और वाई एक्सिस अज़्यूम करें। तो अब मेरे पास कोई स्क्रीन पे ऑब्जेक्ट है तो मैं उसे जो है ना एक्स एक्सिस में रिफ्लेक्ट करवा सकता हूँ। उसके लिए मेरे पास एक मैट्रिक्स डिफाइंड है। वो मैट्रिक्स क्या है? वो ये कहती है कि अगर मैं ये वाली मैट्रिक्स यूज़ करूँ जो राइट पर है, एक्स आर इज़ फॉर रिफ्लेक्शन और सबस्क्रिप्ट एक्स का मतलब है एक्स। तो ये मैट्रिक्स मैं यूज़ करूँगा। और एज़ अ हैक बता रहा हूँ, इस मैट्रिक्स को पढ़ने का तरीका ये है कि जो आंसर वाली मैट्रिक्स होगी ना, जो भी आंसर आएगा, वो आंसर क्या होगा? एक सॉरी इसको इस तरह देखो, इस मैट्रिक्स को तुम किसी इनपुट मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करोगे और कोई आउटपुट मैट्रिक्स आएगी। तो इस मैट्रिक्स को पढ़ने का तरीका ये है कि इनपुट मैट्रिक्स की पहली रो उठाओ और उसको 1 से मल्टीप्लाई करो। इनपुट मैट्रिक्स की दूसरी रो का कुछ नहीं लो और आउटपुट मैट्रिक्स में लिख दो। यानी ये वाली मैट्रिक्स क्या करेगी? जो भी इनपुट मैट्रिक्स है उसकी पहली रो को उठा के एज़ इट इज़ आउटपुट में लिख देगी। और जो दूसरी रो है वो क्या करेगी? कि पहली रो के साथ इनपुट मैट्रिक्स की पहली रो के साथ कुछ नहीं करेगी, लेकिन इनपुट मैट्रिक्स की जो दूसरी रो है, उसका साइन चेंज कर देगी। तो यानी जो आउटपुट होगा, आउटपुट मैट्रिक्स की पहली रो एज़ इट इज़ होगी जो कि इनपुट की है, और दूसरी रो आउटपुट मैट्रिक्स की वो होगी जो कि इनपुट रो का नेगेटिव है। ये एक बहुत अच्छा तरीका है। ये थोड़ा-सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन एक बार समझ में आ जाए ना, तो मैट्रिक्स को देख के तुम अंदाज़ा लगा सकते हो कि वो मैट्रिक्स करेगी क्या। तो इस तरह से ये रिफ्लेक्शन इन एक्स एक्सिस है। और सेकेंडली रिफ्लेक्शन इन वाई एक्सिस आप रिप्रेज़ेंट कर सकते हो, उसकी मैट्रिक्स कुछ इस तरह की दिखेगी। और एज़ अ प्रैक्टिस तुम लोग एनालाइज़ कर लो जो मैंने तरीका बताया है कि इस मैट्रिक्स को किस तरह पढ़ोगे। सेकेंडली तुम स्केलिंग कर सकते हो, किसी ऑब्जेक्ट को बड़ा कर सकते हो। तो इस केस में क्या है? स्केल और सबस्क्रिप्ट 2 का मतलब ये है कि उसका उस चीज़ का साइज़ डबल कर दो। तो इसको किस तरह पढ़ेंगे? हम इसको इस तरह पढ़ेंगे कि जो भी इनपुट मैट्रिक्स है उसकी पहली रो को डबल कर दो और आंसर में लिख दो, और उसकी दूसरी रो को भी डबल कर दो और आंसर में लिख दो।
तो सिंपल एज दैट, दिस इज जस्ट स्केलिंग बाय फैक्टर ऑफ 2। बाय फैक्टर ऑफ 3 करनी है तो यहाँ पे 3 और 3 लिख दोगे डायगोनल पे, एंड सो ऑन। और थोड़ा सा एक कॉम्प्लिकेटेड ऑपरेशन होता है कि यार एक्स एक्सिस को अलग स्केल करना है, वाई को अलग करना है। तो एक्स एक्सिस को जितना स्केल करना है वो ऊपर लिखोगे, और वाई को जितना स्केल करना है वो नीचे लिखोगे। तो उस केस में ये स्केलिंग नहीं कहलाती, उस केस में ये शीयर कहलाता है, शीयर। बट हम सिंप्लिसिटी के लिए स्केलिंग की बात करते हैं। और लास्टली एक ट्रांसफॉर्मेशन होती है, इसको हम कहते हैं टर्निंग, रोटेशन कहेंगे बट रिफ्लेक्शन से क्लैश होता है तो मैंने टर्न कर दिया। तो टर्न बाय 180 डिग्री के लिए क्या होता है कि हमारे पास ये होती है cos 180 माइनस साइन, साइन और cos। अगर 45 से रोटेट करना है तो 180 है, 45 कर दोगे एंड सो ऑन। तो खैर अगर मुझे 180 डिग्री किसी चीज़ को रोटेट करवाना है तो उसकी मैट्रिक्स इस तरह करके ये बनेगी। और ये मैट्रिक्स सिंपली क्या कह रही है कि एक्स एक्स जो इनपुट मैट्रिक्स है उसकी पहली रो को नेगेटिव कर दो और आंसर में लिख दो, और जो इनपुट मैट्रिक्स है उसकी दूसरी रो को नेगेटिव करके आंसर की दूसरी रो में लिख दो। सिंपल एज दैट। और ये इसमें थोड़ा सा याद रखना, ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन है, ये तुम लोगों को पढ़नी पड़ेगी। अगेन मैं डिटेल्स में नहीं जाऊंगा। ये जो रोटेशन है ना, ये रोटेशन जो है विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन होती है, 0,0। यानी कोई भी ऑब्जेक्ट रोटेट करोगे तो इट्स लाइक सेइंग कि तुम 0,0 से उस ऑब्जेक्ट तक एक लाइन ड्रॉ करोगे और फिर उस लाइन को 180 डिग्री रोटेट करोगे। इसका क्या मतलब है अभी हम देख लेते हैं। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास एक शेप है, ये ट्राइंगल है, सही है। तो इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो मैंने एक जी मैट्रिक्स में लिखनी है, जी फॉर ग्राफिक्स, सही है। तो पहला कोऑर्डिनेट क्या है, 0,0, जो कि बिल्कुल ओरिजिन पर दिख रहा होगा तुम लोगों को। दूसरा है 1,1, जो कि आपको ये दिख रहा है, और 2,0 फिर से एक्स। और लेट से हम करना ये चाहते हैं कि इस ऑब्जेक्ट को ना एनिमेट करवाना है, तो पहले हम इसको एक्स एक्सिस में रिफ्लेक्ट करेंगे, फिर 180 डिग्री रोटेट करेंगे और फिर इसको फैक्टर ऑफ 2 से बड़ा कर देंगे। तो अगर मैं इसको लिखना चाहूँ लीनियर अलजेब्रा की फॉर्म में तो आई कैन राइट दिस लाइक दिस, कि मैंने पहले ग्राफिक्स लिया अपना, उसको एक्स एक्सिस में रिफ्लेक्ट किया, फिर मैंने उसे रोटेट किया 180 डिग्री और फिर मैंने उसको डबल कर दिया। इस चीज़ में इंपॉर्टेंट क्या है, ऑर्डर पीछे की तरफ लिखते हैं हम ये पूरा। तो जी जो ग्राफिक मैट्रिक्स है उसके आगे नहीं लिखा मैंने। जो पहला ऑपरेशन था वो उससे एक पहले आया, दूसरा उससे दो पहले और तीसरा उससे तीन पहले। तो इस ऑर्डर का ख्याल रखना। अक्सर ऐसा होता है कि ऑर्डर चेंज करने से फाइनल आंसर चेंज नहीं होता, लेकिन 3D में जब हम जाते हैं ना, 3D में ये ऑर्डर मैटर करता है। आप 3D में ऑर्डर के साथ वो नहीं कर सकते, इशू नहीं कर सकते। ऐसे तो 2D में भी नहीं कर सकते, तो इसलिए ये ऑर्डर याद रखना कि पहली ट्रांसफॉर्मेशन हमेशा फर्स्ट बैक, दूसरी ट्रांसफॉर्मेशन सेकंड एंड थर्ड वन एट द थर्ड बैक। तो बेसिकली उल्टे डायरेक्शन में चलती हैं ट्रांसफॉर्मेशन। तो क्या करेंगे हम भाई, ग्राफिक हमने एज इट इज लिखा और पहली ट्रांसफॉर्मेशन क्या थी, रिफ्लेक्ट इन एक्स एक्सिस, उसकी मैट्रिक्स हम देख चुके हैं। हम ऐसा करेंगे, इस मैट्रिक्स को इस ग्राफिक से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कैसे हमने देखा था ना, पहली रो इनपुट मैट्रिक्स की 0, 1, 2 एज इट इज उठ के आ गई और दूसरी रो निगेट हो गई। यही हमने डिस्कस किया था ना, मैंने तुम लोगों को समझाया था। अगर वो नहीं भी समझ आया तो सिर्फ मल्टीप्लाई कर दो एंड देन यू हैव दिस आंसर। और इसको जब तुम प्लॉट करोगे तो क्या होगा, जब इस 0, 1, 2 और 0, -1, 0 को, तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, पहले ऊपर था और एक्स एक्सिस की लाइन को अगर मैं मिरर बनाऊं तो वो नीचे रिफ्लेक्ट हो गया। यही काम हम 180 रोटेशन के साथ कर सकते हैं। तो ये हमारी नई मैट्रिक्स आ गई अब, 0, 1, 2, 0, -1, 0। इसको हमने 180 डिग्री की रोटेशन मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दिया। तो जो भी हमारा आंसर आया उसको हमने प्लॉट किया तो वो ये बना। तो अब देखा हुआ क्या, बेसिकली ये एक्स एक्सिस क्या, मतलब एक्स एक्सिस पे शेप उल्टी थी, और उसको हमने ये किया कि हमने एक्स एक्सिस वाले, ये मैंने कहा था ना, ओरिजिन से हुक डाल के हम उसको 180 डिग्री रोटेट कर। तो बेसिकली ओरिजिन से हमने उस शेप को कनेक्ट किया और फिर हमने उस पूरी को 180 डिग्री रोटेट कर दिया उसके पिछले पॉइंट से। और जो उस केस में हमारे पास आंसर बना वो ये बना, 0, 0, -1, 1 और -2, 0। और फाइनली अब हमें इसको स्केल करना है बाय फैक्टर ऑफ 2। तो वो क्या करेंगे, हम सिंपली उसको स्केलिंग की मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे और उसका फिर हमारे पास जो आंसर आएगा उसे हम प्लॉट करेंगे तो हम देखेंगे ये शेप बड़ी होगी। तो फाइनली अब हम ऐसा करते हैं, इसको ज़रा एनिमेट करते हैं। अगर लेट से हमने ये 3 ट्रांसफॉर्मेशन लाइन से की होती है और हमें इसे स्क्रीन पे एनिमेट करवाना होता तो ये कुछ इस तरह दिखता। पहले ऐसा था, फिर रिफ्लेक्ट हुआ, फिर रोटेट हुआ और फिर बड़ा हुआ। तो अगर इसको, ये तो खैर ऑब्वियसली प्रेजेंटेशन है तो इतनी तेज़ी से नहीं दिखेगा तुम्हें, बट नॉर्मली इस तरह की ट्रांसफॉर्मेशन तुम रिपीटेडली मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करके स्क्रीन पे डिस्प्ले करवाओगे तो यू कैन एक्चुअली एनिमेट एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश। और लास्ट रिमार्क इस केस में ये है कि एक बार तुमने ऑर्डर स्पेसिफाई कर दिया तो जो मैट्रिसेस हैं
उनको किसी भी एडजेसेंट मतलब पहले तुम इन दोनों को भी मल्टीप्लाई मतलब इन तीनों मैट्रिसेस को भी तुम पहले मल्टीप्लाई कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि जी से उल्टा चलो। तो उस केस में क्या होगा, उस केस में अगर तुम शुरू की 3 मैट्रिसेस को पहले मल्टीप्लाई कर देते हो, तो जो ये मैट्रिक्स तुम्हारे पास नहीं आई है ना -2 0 0 2, ये मैट्रिक्स तुम्हें सिंपली ये बताती है कि अगर तुम्हें ये तीनों काम रिफ्लेक्शन, रोटेशन और स्केलिंग एक ही बारी में करवाने हैं, तो सिंपली इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दो। तो यानी हर बार 3 मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की ज़रूरत नहीं है कि पहले जी को आर से किया, फिर रिजल्ट को टी से किया और फिर एस से किया। ये करने के बजाय अगर डायरेक्टली ये मैट्रिक्स तुम्हारे पास स्टोर्ड है और तुम इसको ग्राफिक से मल्टीप्लाई करोगे, तो डायरेक्टली तुम्हारे पास फाइनल ये वाला आंसर आ जाएगा, जो कि अभी है। तो मतलब बार-बार हर मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये थी हमारी सेकंड एप्लीकेशन। फाइनली हम मूव करते हैं थोड़ी-सी इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन पे, जो कि मशीन लर्निंग से रिलेटेड है। तुम लोगों ने शायद तुम लोग अभी तक नहीं पढ़ी होगी, बट थोड़ी-सी कॉम्प्लिकेटेड होगी, लेकिन ये बड़े मज़े की एप्लीकेशन है और आगे आगे तुम लोगों के काम भी आएगी। तो मशीन लर्निंग में हमारे पास अमंग द मेनी टास्क एक टास्क ये होता है कि हमारे पास एक वेरिएबल होता है एक्स। उस एक्स की बेसिस पे ना हम कोई वेरिएबल वाई प्रेडिक्ट कर रहे होते हैं, और फॉर सिंप्लिसिटी हम अज्यूम करते हैं कि एक्स और वाई की जो रिलेशनशिप है ना, वो स्ट्रेट लाइन है। यानी वो रिप्रेजेंट हो सकती है इस इक्वेशन से, y इज इक्वल्स टू अल्फा 1 x प्लस अल्फा 0। तुम लोगों ने इसको वो ग्रेडियंट और इंटरसेप्ट पढ़ा होगा, तो y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी पढ़ा होगा। बट यहाँ पे हम m के लिए अल्फा 1 यूज़ करेंगे और c के लिए अल्फा 0 यूज़ करेंगे। तो सपोज़ करो भाई कि हमारे पास x जो है वो मौजूद है और हमारे पास y भी मौजूद है, तो हम उनको प्लॉट करेंगे और उनकी रिलेशनशिप है, और हमें ये पता करना है कि रिलेशनशिप है क्या। जब हमें एक बार पता चल जाएगी, तो उससे ये होगा कि जब भी कोई x की नई वैल्यू आएगी, हम बजाय y की वैल्यू हमें ना पता हो, लेकिन हम उस इक्वेशन में x को प्लग करके हम y की वैल्यू प्रिडिक्ट कर सकते हैं। दिस इज़ कॉल्ड रिग्रेशन प्रिडिक्शन टास्क, बेसिकली मशीन लर्निंग में। तो हमारे पास उसमें क्या होता है, इनपुट कुछ x होते हैं, जो कि इस केस में मैंने 1 से लेके 8 तक ले लिए हैं, और कुछ y की वैल्यूज़ होती हैं, जो कि इस केस में मैंने जो इक्वेशन बनाई है, वो बनाई है 3x प्लस और 2x प्लस 1। तो 2x प्लस 1 के हिसाब से फॉलो कर रहे हैं, जो तुम्हें लाइन दिख रही है। इसको मैं मैट्रिक्स फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। इस तरह कर सकता हूँ कि मैं सारे y's को लेफ्ट साइड पे लिख दूँ और इक्वल्स टू लिख के एक नई मैट्रिक्स बनाऊँ, जिसके अंदर मैं पहले कॉलम में सारे x लिखूँ और दूसरे कॉलम में सारे 1s लिखूँ। अब इसमें होगा क्या, देखो जो y की पहली वैल्यू है, उसमें राइट साइड पे क्या होगा, x1 जो है वो अल्फा 1 से मल्टीप्लाई होगा और उसमें प्लस होगा 1 अल्फा 0 से मल्टीप्लाई हो गया। तो बेसिकली ये mx प्लस c हो गया ना, a टाइम अल्फा 1 टाइम्स x प्लस अल्फा 0। तो ये y की वैल्यू प्रेडिक्ट होगी। इस तरह करके जो सारे y's हैं, वो बेसिकली अपनी x वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे अल्फा 1 से, और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे अल्फा 0 से, और प्रेडिक्ट हो जाएँगे। और इसको मैं अगर मैट्रिक्स की नोटेशन में लिखूँ, तो ये बन जाएगा y इज़ इक्वल्स टू x टाइम्स a, वेयर x इज़ आल्सो 2 बाय व्हाटएवर n मैट्रिक्स, 2 कॉलम्स हैं उसमें, n रोज़ हैं, और y जो है उसमें डायरेक्टली n रोज़ हैं, तो इसको वेक्टर भी कह सकते हो, बट लेट्स जस्ट कॉल इट वन सिंगल कॉलम मैट्रिक्स। और अल्फा जो है वो तुम्हारा पैरामीटर वेक्टर है। तो एक बार तुम्हारे पास अल्फा 0 और अल्फा 1 आ गया, तो तुम्हें x और y रखने की ज़रूरत ही नहीं है। तुम उसको डिस्कार्ड कर सकते हो, बिकॉज़ जब भी कोई नया एक्स आएगा, तुम उसको अल्फ़ा 1 को एक्स से मल्टीप्लाई करके अल्फ़ा 0 प्लस करके वाई की वैल्यू खुद ही से निकाल सकते हो। तो इसलिए अल्फ़ा 0 और अल्फ़ा 1 बेसिकली हम लर्न करना चाहते हैं मशीन लर्निंग। तो इसको करने का सिंपल तरीका क्या होगा? सिंपल तरीका ये होगा यार कि मैं जो हूँ वो कोई से 2 ये साइमल्टेनियस इक्वेशन है एसेंशियली, बहुत सिंपलेस्ट सेंस में। तुमने जो है वो इनमें से कोई से 2 पिक किए, कोई से 2 एक्स और वाई के, क्योंकि एक लाइन ड्रॉ करनी है ना, लाइन के लिए तुम्हें 2 पॉइंट्स चाहिए होते हैं, और तुमने उसे उस मैट्रिक्स फॉर्म में लिख दिया। तो ये वाई जो है 5 और 13 वो लेफ्ट पर आ गए, एक्स के 2 और 6 यहाँ पर आ गए, 1 और 1 एज इट इज़ यहाँ आ गए, और अल्फा 0 अल्फा 1। और अब मुझे अगर अल्फा निकालना है सिंपली, तो मैं मैट्रिक्स फॉर्म में क्या करूँगा, मैं इधर एक्स को लेके जाऊँगा, मैं एक्स का इन्वर्स लूँगा, वाई से मल्टीप्लाई कर दूँगा, मेरे पास अल्फा 0 और अल्फा 1 आ जाएँगे। हमने 2 पॉइंट्स क्यों लिए? 2 पॉइंट्स इसलिए लिए क्योंकि हमें पता था कि यार सारे के सारे पॉइंट स्ट्रेट लाइन पर हैं, और हमें यहाँ पे कोई ऐसी मैट्रिक्स चाहिए जो इन्वर्ट हो सके। इन्वर्ट होने के लिए क्या ज़रूरी है? हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। तो इस केस में हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स जब 2 बाय 2 बनती, जब हम सिर्फ 2 पॉइंट्स लेते, अदरवाइज़ नहीं बनती। तो हमने यहाँ पे अल्फ़ा निकाल लिया। तो अब तुम ज़रूरी नहीं है कि 2, 5 और 6, 13 लेते, कोई से भी 2 ले लेते। उससे हमारे पास अल्फ़ा 0 और अल्फ़ा 1 का आंसर सेम आता। क्यों आता? क्योंकि सारे पॉइंट्स एक ही लाइन पर हैं। लेकिन ये बहुत सिंपल केस था।
अब मज़ा जब आता है क्योंकि मशीन लर्निंग में जो आपके पास रीडिंग आ रही होती है वो कभी भी स्ट्रेट लाइन पे नहीं होती। लेट्स से आपने एक्स रिकॉर्ड किया और वाई रिकॉर्ड किया लेकिन मशीन में खराबी थी। तो एक्स के बदले जो आपको वाई की वैल्यू मिली वो थोड़ी स्कैटर्ड मिली है। व्हिच मीन्स कि कोई एक ये सारे पॉइंट्स किसी स्ट्रेट लाइन पे नहीं है। अब क्या करेंगे? यहाँ पे फिर असल एप्लीकेशन आती है लीनियर अलजेब्रा की। तो देखो इसके अंदर ना हम बहुत सारी अब एक बार हमारे पास सारे पॉइंट्स लाइन पे नहीं है तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस आ गए हैं। हम कोई सी भी लाइन अपनी मर्जी की फिट कर सकते हैं। इस तरह की फिट कर सकते हैं, कोई इस तरह की लाइन भी फिट कर सकता है या कोई और इस तरह की लाइन फिट कर सकता है। तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस आ गए। तो अब हमें करना क्या है? हम क्या कर सकते हैं इस केस में? बेस्ट काम क्या कर सकते हैं? कहने को तो लाइन अभी भी फिट कर सकते हैं लेकिन वो एक्चुअल वाई नहीं होगी, तो मैं इसलिए इसको वाई हैट लिख रहा हूँ। वो एक प्रिडिक्टेड या अप्रोक्सीमेट वाई होगा हमारे पास। एक्चुअल वाई नहीं होगा क्योंकि एक्चुअल वाई के लिए हमें सारे पॉइंट सेम लाइन पे चाहिए। ये सारे पॉइंट सेम लाइन पे नहीं है। लेकिन फिर भी हम चाहते हैं यार हमें कोई लाइन मिले तो जिसके हमें अल्फा वन और अल्फा जीरो पता हो, जिसके यूज़ करते हुए हम प्रिडिक्शन कर सकें। लेकिन वो लाइन किसी सेंस में बेस्ट होनी चाहिए। बेस्ट लाइन का क्या मतलब है इस केस में? इस केस में बेस्ट लाइन का मतलब ये है कि हम ऐसा अल्फा चाहते हैं, यानी ऐसी ग्रेडियंट और इंटरसेप्ट फाइंड करना चाहते हैं। ग्रेडियंट इंटरसेप्ट का क्या मतलब हुआ? लाइन हुआ ना। तो ऐसी लाइन फाइंड करना चाहते हैं जो कि सारे पॉइंट्स के लिए जो हमारे पास y की वैल्यू डेटा सेट में है, जो कि हमें पता है यार कि ये असली वैल्यू है y, जो कि हमें पहले से पता है। और जो लाइन के थ्रू हम वैल्यू निकालेंगे, उन दो वैल्यूज के बीच में जो डिफरेंस होगा स्क्वायर का, वो सबसे कम होगा। यानी बेसिकली है कि अगर मैं देखो फॉर एग्जांपल इस ब्लू लाइन को देखते हैं, तो अगर मैं बीच वाले पॉइंट की बात करूं तो ये y की एक्चुअल वैल्यू है। इस केस में क्या होगी? रफली 11 के अराउंड होगी, राइट? बिकॉज ये पॉइंट y पे 11 है। और जो लाइन बोल रही है y की वैल्यू, वो क्या बोल रही है? रफली 9 बोल रही है। तो 11 माइनस 9 इज 2 और 2 का स्क्वायर इज 4। तो यानी ये वाली लाइन जो है इस पॉइंट के बदले उस लाइन को पेनल्टी पड़ेगी 4 की। लेकिन ये वैल्यू उसके करीब है तो हो सकता है 4 नहीं पड़े, ये वैल्यू 1 हो तो 1 स्क्वायर सिर्फ 1 की पेनल्टी पड़े। तो ये सारी पेनल्टीज हम जमा करते हैं तो लाइन की टोटल पेनल्टी आती है हमारे पास। और हम क्या कहते हैं यार? बेस्ट लाइन वो होगी जिसकी पेनल्टी सबसे कम हो, यानी वो सारे पॉइंट्स के जितना करीब आ सकती है आ जाए। ये हमारा गोल है। तो उसको अगेन हम इस लाइन को अगर मैट्रिक्स फॉर्म में रिप्रेजेंट करें तो किस तरह करेंगे? ये y सारी y की रीडिंग है। x हमने पहले देखा था पिछली स्लाइड में कि भाई सारे x's और 1s हैं। और अल्फा जो है वो एक वेक्टर है जिसमें अल्फा 1 और अल्फा 0। तो इसका हम इन्वर्स तो ले नहीं सकते भाई, क्योंकि ये x जो है वो उसके दो कॉलम्स हैं और कोई 50 या 10 पॉइंट हैं। तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स तो है ही नहीं। तो अब हम क्या कर सकते हैं? उसका हल फिर हम ये निकालते हैं कि हम जो है दोनों साइडों को x ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई, और एक्स ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करने से होता क्या है कि जो हमारी राइट हैंड साइड है एक्स ट्रांसपोज एक्स, ये अब स्क्वायर मैट्रिक्स बन जाती है। और लेट अस अज्यूम, ऑल्दो कुछ केसेस हैं कि हम इसका इन्वर्स नहीं ले सकते, बट लेट अस अज्यूम ये स्क्वायर मैट्रिक्स होने के बाद अब इसका इन्वर्स पॉसिबल है, इट्स इन्वर्टेबल। तो जब ये इन्वर्टेबल है तो हम क्या कर सकते हैं? दोनों साइड पे एक्स ट्रांसपोज एक्स का इन्वर्स ले लेते हैं। तो इससे क्या होगा? ये एक्स ट्रांसपोज एक्स है और ये एक्स ट्रांसपोज एक्स है और दूसरा जो है वो एक्स ट्रांसपोज एक्स का इन्वर्स है। तो जो राइट हैंड साइड है वो आपकी बन जाएगी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। जब ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगी और हम रिमेनिंग पार्ट देखेंगे तो दिस बिकम्स अल्फा इज इक्वल टू एक्स ट्रांसपोज एक्स का इन्वर्स टाइम्स एक्स ट्रांसपोज टाइम्स वाई। इससे क्या हुआ? हमने अल्फा निकाल लिया जो कि अदरवाइज पॉसिबल नहीं था जब सारे पॉइंट्स डिस्ट्रीब्यूटेड थे। और इस अल्फा के बारे में हम बेसिकली ये गारंटी दे सकते हैं कि यार ये जो अल्फा है ना, ये ऐसी लाइन आपको देगा, यानी इस लाइन से जो अल्फा 1 और अल्फा 0 आपके पास आएंगे वो लाजमी ऐसे होंगे जो कि सारे पॉइंट्स के सबसे करीब होंगे। यानी आप कोई भी ऐसी लाइन और ड्रॉ नहीं कर सकते जो कि उन पॉइंट्स के ज़्यादा करीब हो बनिस्बत उस लाइन के जो कि इस अल्फा से डिफाइंड। विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन बिकॉज हमारे पास एक केस में हम चाह रहे थे कि भाई सारी चीज़ें सेम लाइन पर हो, मगर रियल लाइफ में कभी सेम लाइन पे होती नहीं है। तो हम जो नेक्स्ट बेस्ट थिंग कर सकते हैं वो एक ऐसी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं जो कि उन पॉइंट्स को सबसे अच्छे से कवर करती है। और ऐसी लाइन हम फिर लीनियर अलजेब्रा के ऑपरेशंस के थ्रू निकालते हैं विद गारंटी, विच इज़ क्वाइट कूल इन माय ओपिनियन। तो मैंने कहा था थोड़ा कॉन्सेप्ट थोड़ा ट्रिकी है, तो अगर तुम में से कोई इसको बहुत डिग इन करना चाहता है तो बेसिकली ये दो कॉन्सेप्ट हैं जो तुम लोग पढ़ो। एक है गॉस मार्कोव थ्योरम और एक है ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर।
जो कि तुम्हें इसके बारे में थोड़ा-सा मज़ीद अपडेट कर देंगे। बट एनीवेज़ सो बेसिकली हमने 3 चीज़ें आज देखी हैं एप्लीकेशन में जो कि एग्ज़ॉस्टिव नहीं है, बट आई होप तुम लोगों को इससे आइडिया हुआ होगा। तो अगर और भी कोई तुम लोगों को लगता है एप्लीकेशंस हैं या तुम लोग इसमें से मज़ीद एप्लीकेशंस डिराइव कर सकते हो, वेल एंड गुड। अगर लगता है भई कि क्या कहते हैं, इनमें कोई चीज़ रह गई या कोई चीज़ गलत है, तो वो भी बता सकते हो मुझे, कोई बात नहीं, वी विल करेक्ट दिस, आई विल फिक्स दिस। और कोई क्वेश्चंस हो तो मोर देन वेलकम मतलब आई एम हैप्पी टू आंसर देम। तुम लोग अप्रोच कर लो, बता दूँगा मैं। ठीक है, थैंक यू सो वेरी मच। आई होप यू लाइक द वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।